नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा चैनल, एक ऐसा मंच है दोस्तों, जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके बीच में लाकर डिस्कशन करता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो पे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे कि और टॉपिकों का हमने और सब्जेक्टों का अच्छे से डिस्कशन किया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, ठीक इसी तरह से एक सब्जेक्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इससे भी आपके बहुत प्रश्न आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए दोस्तों, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप छोड़ें ना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या कह रहा है। आज का प्रश्न है कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN और वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए IUCN दुनिया भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाता है। तीसरा कथन है कि CITES उन राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। प्रश्न भी आपके सामने है दोस्तों, ऑप्शन भी आपके सामने है। प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो कथन है वो कौन सा सही है, आइए देखते हैं। तो इसका जो कथन है वो दूसरा सही है कि प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए IUCN दुनिया भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाता है। और तीसरा है या CITES उन राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता। तीसरा ऑप्शन सही कथन सही है, क्योंकि ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनपायी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा, यह भारत के संपूर्ण तट पर पाया जाता है। तीसरा, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको ऑप्शन है, पहला और दूसरा कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा कथन सही है, केवल तीसरा कथन सही है। प्रश्नों को देखिए और फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं। दोस्तों, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह भारत के संपूर्ण तट पर पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण दिया गया है, तो ये सही है। पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में दे रहा है, तो ये सी में दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्सर समाचारों में उल्लेखित Rio+20 सम्मेलन क्या है। पहला, यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। दूसरा, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक है। सी ऑप्शन है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। डी ऑप्शन है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का एक सम्मेलन है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि अक्सर समाचारों में उल्लेखित
प्लस 20 सम्मेलन क्या है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रियो +20 सम्मेलन है, ये एक सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का अक्सर समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? यानी गोल्डी लॉक्स जोन शब्द है जो अक्सर समाचारों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना किसके संदर्भ में किया जाता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमा। दूसरा, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के अंदर के क्षेत्र। सी ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। और डी ऑप्शन है बहुमूल्य धातुओं वाले उल्का पिंडों की खोज। बात समझ में आई दोस्तों। गोल्डी लॉक्स जोन शब्द किसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गोल्डी लॉक्स शब्द जो है ये बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है ये शब्द, इसीलिए इसका प्रयोग जो है वो अक्सर समाचारों में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बात समझ आइए दोस्तों। ग्रीन क्लाइमेट फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इसका जो उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुकूलन और समन प्रथाओं में विकासशील देशों की सहायता करना है। दूसरा, इसकी स्थापना UNEP यानी OECD, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वावधान में की गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसका केवल पहला कथन सही है कि इसका जो उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुकूलन और समन प्रथाओं में विकासशील देशों की सहायता करना है। केवल पहला सही है तो ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह जैव विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी ऑप्शन है यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के तहत एक एजेंसी है जो विकसित, बात समझिए दोस्तों, OECD के तहत एक एजेंसी है जो अविकसित देशों को उनके पर्यावरण की रक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। और डी ऑप्शन है कि आपका पहला दूसरा यानी ए ऑप्शन, ए कथन और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। वह दोस्तों ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन सही है आपको उसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि कौन सा कथन सही है तो ये पहला कथन सही होगा कि यह जैव विविधता पर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए वित्त तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? पहला है महाद्वीपीय बहाव, दूसरा हिमनदी चक्र। फटाफट से उत्तर दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि कौन से ऑप्शन पे है और कौन कौन सा कोड दे रहा है जिससे आप उसका चयन कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न था निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा?
पहला महाद्वीपीय बहाव और हिमनदी चक्र, ये दोनों ही दे रहे हैं ऑप्शन सी पे, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अवैध शिकार के अलावा गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं? अवैध शिकार के अलावा गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं? कि पहला है नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, दूसरा नदियों में मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि हुई है, तीसरा है मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंस जाना, चौथा है नदियों के आसपास के क्षेत्रों में फसल क्षेत्रों में सिंथेटिक उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग किया जाना। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास किया करिए। तो दोस्तों प्रश्न आपने देखा, अवैध की बात की जा रही है कि अवैध शिकार के अलावा गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं। तो दोस्तों इसमें पहला कथन सही है कि नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण होना। इसमें दूसरा गलत हो जाएगा कि मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि। मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंस जाना, ये बिल्कुल सही है। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में फसल क्षेत्रों में सिंथेटिक उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग किया जाना, तो चौथा बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा चौथा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रोमीन युक्त अग्निरोधी पदार्थों का उपयोग गद्दे और असबाब जैसे कई घरेलू उत्पादों में किया जाता है, इनके उपयोग को लेकर चिंता क्यों है? पहला, ये पर्यावरण में क्षरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। दूसरा कथन कह रहा है कि वे मनुष्यों और जानवरों में जमा होने में सक्षम है। तो दोस्तों ये पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। उत्तर आपका सी सही ऑप्शन सही होगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, मूषक उपर्युक्त में से किस प्रकार के जानवरों में शीत निद्रा की घटना देखी जा सकती है? बताइए, किस प्रकार के जानवरों में शीत निद्रा की घटना देखी जा सकती है? तो दोस्तों जिस प्रकार के जानवरों में शीत निद्रा की घटना देखी जा सकती है वो कौन से हैं? आपके ऑप्शन कथन थे चमगादड़, भालू और मूषक। तो ये हो जाएगा पहले दोस्तों चमगादड़ भी, भालू भी और मूषक भी, इन तीनों में ही शीत निद्रा की घटना देखी जा सकती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा श्वसन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है कार्बनिक पदार्थों का क्षय। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है? तो दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और कार्बनिक पदार्थों के क्षय होने की जो क्रिया होती है, ये सभी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता है, तो आपका तीसरा नहीं होगा। बात समझ में आई दोस्तों? आपका तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा, तीसरा नहीं होगा। ज्वालामुखी क्रिया होती है, श्वसन होती है, कार्बनिक पदार्थों के क्षय की क्रिया होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि आप ग्रामीण इलाकों से गुजरते हैं तो आपको कुछ पक्षी मवेशियों के साथ साथ घास के माध्यम से उनके आवागमन से परेशान कीटों को पकड़ने के लिए घूमते हुए दिखाई देंगे। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी ऐसे हैं? यदि आप ग्रामीण इलाकों में अगर घूमते हैं तो आपको कुछ पक्षी मवेशी के साथ साथ घास के माध्यम से उनके आवागमन से परेशान जो कीट हैं उनको पकड़ने के लिए घूमते हैं। तो वे कौन से पक्षी हैं? जैसे आपके ऑप्शन कथन है चित्रित सारस, दूसरा है सामान्य मैना और तीसरा है काली गर्दन वाला सारस। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए
कि कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है पहला और दूसरा, केवल दूसरा, दूसरा तीसरा या फिर तीसरा। तो दोस्तों जब आप ग्रामीण इलाकों में घूमते हैं और कुछ पक्षी जो होते हैं, जो मवेशियों के साथ साथ घास के माध्यम से उनके आवागमन से परेशान जो कीट होते हैं उनको पकड़ने के लिए दिखाई देते हैं, तो वे पक्षी कौन से होते हैं, आपको इसका उत्तर देना था। तो दोस्तों वे पक्षी होते हैं सामान्य मैना। तो केवल दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाइकेन जो नंगे चट्टानों पर भी पारिस्थितिक उत्तराधिकार आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवी संघ है। आपका पहला ऑप्शन है शैवाल और बैक्टीरिया, दूसरा शैवाल और कवक, तीसरा बैक्टीरिया और कवक, और चौथा है कवक और काई। तो लाइकेन जो होते हैं जो नंगे चट्टानों पर पारिस्थितिक उत्तराधिकार आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवी अंग होता है। तो दोस्तों ये जो सहजीवी अंग होते हैं जिनके वो शैवाल और कवक, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में इस्पात उद्योग द्वारा उत्सर्जित कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में इस्पात उद्योग द्वारा उत्सर्जित कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन से हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। भारत में इस्पात उद्योग द्वारा उत्सर्जित कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हर साल 1 महीने तक चलने वाला पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण अभियान त्यौहार मनाया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदाय जनजाति फलदार वृक्षों के पौधे उगाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति हैं। पहला है भूटिया और लेप्चा, दूसरा गोंड और कोरकू, तीसरा है इरूला और टोडा, और चौथा है सहरिया और अगरिया। तो दोस्तों गोंड और कोरकू दो एक ऐसी जनजाति हैं जो पारिस्थितिक रूप से एक अभियान चलाती हैं, एक त्यौहार मनाती हैं, और इस त्यौहार में ये जो समुदाय है, ये जो जनजाति है, वो क्या करते हैं, फलदार वृक्षों को उगाते हैं। तो गोंड और कोरकू, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कोल बेड मीथेन और सेल गैस नामक दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि कोलबेट मीथेन कोयले की परतों से निकाली जाने वाली शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जिसे बारीक कणों वाली अवसादी चट्टानों से निकाला जा सकता है। दूसरा कथन है कि भारत में कोल बेड मीथेन के प्रचुर स्रोत मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई गैस स्रोत नहीं मिली है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों प्रश्न था कि कोलबेट मीथेन और सेल गैस नामक दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन दोनों आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है सीढ़ी नुमा खेती, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा, केवल पहला और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों भारत में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है वनों की कटाई से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है। बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों पारस्परिक मानव जीवन के साथ साथ
जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है वो क्या है? तो अगर बात किया जाए महत्वपूर्ण रणनीति की, है ना, जब रणनीति की बात की जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। दोस्तों इससे पहले भी शायद ये प्रश्न पर डिस्कशन हो चुका है, पर आइए देखते हैं इसका कौन सा पूर्व दे रहा है। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन सही कथन सही होगा क्योंकि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ जाती है तो दुनिया पर इसका संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? पहला है, स्थलीय जीवमंडल शुद्ध कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होता है। दूसरा है, व्यापक स्तर पर प्रवाल मृत्यु घटित होगी। सभी वैश्विक आर्द्रभूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। दुनिया में कहीं भी अनाज की खेती संभव नहीं होगी। फटाफट से इसको उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा पहला और दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीम के तेल का उपयोग कीटों और घुनों की कुछ प्रजातियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का उपयोग जैव ईंधन और अस्पताल डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। नीम के तेल का उपयोग दवा उद्योग में भी किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही होगा? तो दोस्तों इसका पहला कथन तो सही है कि नीम के तेल का उपयोग कीटों और घुनों की कुछ प्रजातियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का उपयोग जैव ईंधन और अस्पताल डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। तो ये गलत है। और तीसरा सही है कि नीम के तेल का उपयोग दवा उद्योग में भी किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल है? संभावित ऊर्जा मुक्त होकर मुक्त ऊर्जा बनाती है। मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर संग्रहित किया जाता है। भोजन का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर दी जाती है। कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती है? बस समझ में दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण में शामिल होती है? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण में शामिल है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया शामिल होती है मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित कर संग्रहित किया जाता है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर विचार करना है। पहला है, खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तीसरा, विश्व विरासत सम्मेलन। तो इसमें से कौन सा कथन सही है जो जैव विविधता को प्रभावित करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर विचार करना था, कथन आपके सामने था, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है कि खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व विरासत सम्मेलन।
तो जैव विविधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ आवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यूएनईपी और यूनेस्को की एक पहल है या एक ऐसा आंदोलन है जिसे प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। तीसरा है यह जलवायु परिवर्तन और ग्रहों को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक आंदोलन है। तो कौन सा कथन सही है? तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसमें से जो कथन सही है वो दूसरा और तीसरा है कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक आंदोलन है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कथन जो है दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।